हाँ सर, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर हम एसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एसी को क्या करेंगे बेटा? कंप्लीट करेंगे। बहुत बढ़िया। ईएमआई तो हो चुका है। यहां पे बेटा एसी क्या बता रहा होता है? एसी हमारा ये बता रहा होता है कि हमारे पास जितने भी करंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि वो करंट्स किसके होते हैं बेटा? डीसी। जो हमारे घर पे करंट आता है वो एक्चुअल में एसी करंट होता है और एसी वेरिएबल करंट होता है। तो वोल्टेज एंड करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग इफ इट्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, और वो साइन के टर्म्स में भी होता है बेटा, वो साइन के टर्म्स में भी हो सकता है, बट दैट इज वेरिएबल। तो यहां पे हमारे पास करंट की जो जनरल इक्वेशन आती है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यही इक्वेशन कॉस के टर्म्स में भी हो सकती है, दैट इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा ये आ जाएगा 2 पाई बाई टी, जहां पे ये बराबर हो जाएगा बेटा 2 पाई 1 बाई टी को क्या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एफ लिख सकते हैं? हाँ सर। ये बेटा साइन का कर्व होता है, आपने देखा होगा, 0 से शुरू होता है और ये इस तरीके से चलता रहता है। ये जो कर्व आता है बेटा, ये कॉस का शुरू आता है, ये +1 से शुरू होता है और ये कुछ इस तरीके से चलता रहता है। तो यहां पे बेटा ये जो होता है ये साइन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस का कर्व। ठीक है, हाँ सर। टोटल टाइम पीरियड बेटा टी होता है, मैक्सिमम वैल्यू है t/4, हाफ साइकिल हो जाएगी t/2, कंप्लीट साइकिल हो जाएगी बेटा इसकी 2 पे। ठीक है, हाँ सर। बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमारी जो पीक वैल्यू रहती है, चाहे वो I0 हो चाहे वो V0 हो, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी पीक वैल्यूज होती है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी की अगर बेटा बात करें तो फ्रीक्वेंसी हम भारतीय फ्रीक्वेंसी जो रहती है बेटा 250 हर्ट्स रहती है, और वोल्टेज जो रहता है वो 220 वोल्ट पे हम लोग खेल रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरूरी नहीं है कि कर्व वेव ही आएगी बेटा तभी हम उसको क्या मानेंगे? साइन मानेंगे। ठीक है, बस उसका रिपीटिशन होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर एसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर वेव बोलते हैं। और ये सीसॉ वेव होती है वेव्स के पार्ट ही। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा अब उसकी जो वैल्यू, ये नॉट एन एसी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जितनी भी वैल्यू आ रही है दे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब यहां पे आप देखो, इसका मैग्नीट्यूड ये +a था, फिर मैग्नीट्यूड घटते घटते कम हो गया। हमारा मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? कांस्टेंट मतलब एम्पलीट्यूड जितना प्लस में होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए, और रिपीटेड वैल्यू डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा बेटा? एसी कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पे बेटा आई मीन और एवरेज वैल्यू की अगर बात की जाए, दोनों ही सेम होती है। हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू 2I0/π होता है, दैट इज 2I0/π होता है। ये हमारी क्या आ जाती है बेटा? आई एवरेज की वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे बेटा फुल साइकिल के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है आई की 0, हाफ साइकिल के लिए बेटा 2I0/π डायरेक्ट याद कर लो, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब दूसरी हाफ साइकिल के लिए बेटा यही वैल्यू जितनी पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव होती है, तभी हमारी फुल साइकिल जो आती है बेटा वो क्या निकल के आती है? 0 निकल के आती है। ये हमारे पास कुछ एवरेज वैल्यू है बेटा जो याद होनी चाहिए कि साइन थीटा और साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू 0, साइन थीटा साइन 2 थीटा की, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू 0, साइन इंटू कॉस की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है। बस जब स्क्वायर वैल्यूज आती है उनकी एवरेज वैल्यू बेटा हाफ निकल के आती है। बस ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। एक बार यहां देख लो बेटा, I इक्वल्स टू, अगर किसी करंट की इक्वेशन दी गई है A sin ओमेगा टी, तो इसकी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आएगा करंट का दैट इज A। अगर A प्लस बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा बेटा वो A प्लस बी के बराबर होगा। अगर A प्लस बी साइन थीटा है तो ये I मैक्सिमम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे बहुत पूछा जाएगा, ये डीसी करंट में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। I इक्वल्स टू A साइन थीटा, तो I स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी अभी भी A ही रहेगी, जहां पे 0 से ज्यादा उसकी वैल्यू निकल के आने वाली है। क्या ये वाली बात बेटा क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो एवरेज वैल्यू पे, फिर मैं आप लोगों को आरएमएस वैल्यू समझाता हूं। क्लियर है?
आरएमएस वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ सर। आरएमएस की जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, सिर्फ इतना याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू I0/√2 के बराबर होती है। ये आपकी वैल्यू जो किसकी आ जाती है बेटा, आरएमएस की बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आती है वो I0/√2 के बराबर आती है। आपको सिर्फ ये याद करना है, यहां पे आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद करनी है। क्लियर है? मेरे ख्याल से इनके तो डेरिवेशन करके आपने एवरेज वैल्यू बेटा आपको निकाली होगी। यहां आप लोगों के लिए करंट अगर I0 sin ओमेगा टी दिया गया है, एवरेज वैल्यू होती है उसकी 0, पी की वैल्यू I0 लिखा है तो कितना होगा I0, आरएमएस वैल्यू पी की वैल्यू का √2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, ओमेगा का। कभी भी अगर आपको I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी दिया गया तो sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या, 2 sin 2 ओमेगा टी sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये आ जाएगा I0/2, क्योंकि यहां पे क्या किया बेटा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू दैट इज I0/2, आरएमएस वैल्यू I0/2√2 होगा, और यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा दैट इज 2 ओमेगा, क्योंकि यहां पे 2 थीटा के बराबर हमारी वैल्यू आ गई है। सेम अगर I3 की बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी या I0 cos ओमेगा टी। अब यहां पे बेटा हमारे पास जो P की वैल्यू आती है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ I0, क्योंकि बेटा साइन और कॉस मैंने बताया ना √a² प्लस b² है, तो ये वैल्यू √I0² प्लस I0² हो जाएगा। तो I0 बाहर आ गया, तो I0 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो यहां पे √2 I0 वैल्यू आ जाएगी। आरएमएस की वैल्यू I0/√2 डिवाइडेड बाय √2, वैल्यू कितनी आ रही है, I0 के बराबर, और एंगुलर क्या आ जाएगी बेटा, ओमेगा के बराबर। बहुत शानदार टेबल है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप उसको उस चीज का रियलाइजेशन होगा। बेटा फेज की बात करें तो ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है इसे अपन फेज कहते हैं, क्लियर है, और ये जो फाई नॉट होता है इसे अपन क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल फेज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बेटा फेज ऑफ डिफरेंट v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, तो बेटा सेम यहां पे जैसा पोटेंशियल का होता है वैसे ही सेम किसका होता है बेटा, आपके करंट का फेज लाई करता है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा कब लीड करेगा कब लैग करेगा उसकी सिंपल सी टेबल है और आपको अच्छे से याद रखनी है। पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। पोटेंशियल वी नॉट प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा जब भी किसी के साथ प्लस फाई लग जाता है तो वो इतने फेज से आगे हो जाता है, क्लियर है। अगर करंट की बात करें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट और आई इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा टी के बराबर। ध्यान से सुनना, अब इसमें बोला है कि अगर बेटा पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से, लीड कर रहा है करंट से मतलब पोटेंशियल आगे है या करंट पीछे है, दोनों बात तो एक ही समान है ना, दोनों की बात एग्जैक्टली सेम है कि पोटेंशियल आगे है करंट से या करंट जो है वो पीछे है पोटेंशियल से। इट मींस P रीचेस मैक्सिमम वैल्यू देन I। जब भी बेटा लीड की बात होगी तो यहां पे आप देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो पोटेंशियल को पहले मिल गई और करंट को कम मिली बेटा बाद में। वैल्यू तो कम होगी क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर होगा ना, तो बेटा इसकी जो P की वैल्यू होगी वो इससे कुछ क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर पोटेंशियल लैग कर रहा है पीछे से मतलब करंट क्या है बेटा, आगे है। इसका मतलब अब यहां पे बेटा जो भी पीछे जाएगा उसके साथ माइनस फाई लग जाएगा और जो भी आगे होगा उसके साथ प्लस फाई लग जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे अब करंट पहले पहुंच जाता है, पोटेंशियल देर से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लीग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ये बेटा आप ध्यान से देख लो किसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइनसॉइडल की बात करेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, इधर पे बेटा हमारी जो वैल्यू आती है पीक दैट इज आई नॉट बाय रूट टू, एवरेज वैल्यू बेटा 2 आई नॉट बाय पाई, हमारे यही काम का है।
पर बाकी टेबल बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यूज आप एक बार देख लेना पेपर देने से पहले, जिससे कि इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये बेटा इसके सवाल अपन एक साथ करेंगे। एक बार मैं आपको ये सर्किट समझा दूं, ठीक है? क्योंकि ये इसी के बाद बेटा ये देखो एक एक करके सर्किट समझाऊं या सारे सर्किट एक साथ समझा दूं, दोनों की बात तो बराबर ही है ना। जल्दी से ही बताओ, एक मिनट ना। दोनों की जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो बराबर ही है ना। अगर इंडिविजुअली कंपोनेंट देखें बेटा आर एल और सी का, अब एक एक करके रेजिस्टेंस को समझाऊं या सारी चीजें बेटा एक साथ समझा दूं? एक एक करके बेटा मैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटेंस को समझाऊं या इन तीनों चीजों को एक साथ समझा दूं, बात तो बराबर ही है ना। हाँ सर, जैसे सर्किट की बात की जाए, अगर सिर्फ रजिस्टर है, ये बेटा पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जो इक्वेशन दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन चल रही है यहां लिखी हुई, तीनों में बेटा बिल्कुल सेम है। करंट की बात करते हैं बेटा, करंट के केस में, प्योर रजिस्टर के केस में, प्योर रजिस्टर के केस में बेटा करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होगा, इसलिए आप देखो यहां पे कोई पाई का टर्म नहीं लिखा। पीक करंट की वैल्यू बेटा वी नॉट बाय आर होती है। इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू वी नॉट बाय आर ही होगी, क्योंकि वहां पे कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहां पे बेटा अगर मुझे किसी भी तरीके से इंपीडेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला या वी नॉट बाय आर आई नॉट से निकाल सकता हूं, या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस से, दोनों से वैल्यू जो आने वाली है बेटा वो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। अब बात करते हैं बेटा इंडक्टर की। इंडक्टर में करंट माइनस आ गया, मतलब पीछे चल रहा है। वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कहां चल रहा है बेटा? पीछे चल रहा है। कितना चल रहा है पीछे? पाई बाय 2 टाइम्स। यहां पे बेटा करंट की वैल्यू वी नॉट बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या है बेटा? एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है बेटा? दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू वी नॉट बाय आई, एक्सएल के बराबर होगा बेटा, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, क्या यहां पे बेटा वैल्यू प्लस में आ गई है? प्लस में आ गई है, मतलब ये क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा पाई बाय 2 से। यहां पे वैल्यू बेटा 1 बाय ओमेगा सी आती है, ये वैल्यू किसकी होती है? एक्सी की होती है। ये भी क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, यहां पे रेजिस्टेंस इज एक्सएल, यहां पे रेजिस्टेंस इज एक्सी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब अगर फेज डिफरेंस की बात की जाए तो बेटा रेजिस्टेंस के लिए और करंट के लिए फेज डिफरेंस इज 0। यहां पे है V लीड्स बाय I, मतलब पोटेंशियल आगे चल रहा है और यहां पे पोटेंशियल क्या कर रहा है बेटा? पीछे चल रहा है। तो ये करंट आ गया, लीड कर रहा है, मतलब पोटेंशियल पाई बाय 2 से कहां चला गया बेटा? आगे चला गया। यहां पे पीछे चल रहा है तो यहां से पीछे चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 कह सकते हो। क्लियर है? अब यहां पे बेटा Z और F के बीच में, मतलब रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में देखा जाए तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहां पे क्योंकि बेटा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू किसके बराबर था? ओमेगा इंटू सी के बराबर। तो एक्सएल ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ इंटू सी। तो एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पे बेटा एक्सएल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा इंटू एल है, तो एक्सएल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 पाई एफ इंटू एल, मतलब एक्सएल की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ है, तो बेटा इनवर्स ग्राफ बन गया इसका। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ सर। अब यहीं पे बेटा इनकी वैल्यू है, ये सब आपको नहीं करना है, बिहेवियर ऑफ एसी डीसी ये सब कुछ नहीं करना है। अब दो का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, फिर लास्ट में अपन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है? ये वाला पेज मैं हटा ही देता हूं।
बेटा ये वाली वैल्यू मैं हटा ही रहा हूं, अपन एक साथ इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन ने प्योर क्या देखा, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव देखा। इसके बाद बेटा जो वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसकी आ जाएगी, आरएल की आ जाएगी। दैट मीन्स इसमें कौन से वाले में, एक्सएल और एक्ससी। एक्सएल और एक्ससी में क्या लिख दिया है, तो एक्सएल, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, एक्सेल, हाँ उल्टा लिख दिया, दोनों जगह एक्सेल लिख दिया। एक्सेल किसके बराबर है, ओमेगा इंटू एल। तो एक्सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर, ठीक है। एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यहां एक्स सी आना था, ओमेगा इंटू सी। तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 पाई एफ इंटू सी के बराबर। तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पाई एफ। क्लियर है। अब बेटा यहां पे दोनों के कॉम्बिनेशन अपन साथ में देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन आर एल, आर सी और एल सी के बारे में, ठीक है। हाँ सर, अगर सर्किट की बात करें बेटा तो यहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों साथ में है। यहां पे आई की डायरेक्शन सेम होगी आर के और एल के, ठीक है। अब यहां पे बेटा जहां वी आर होगा वहीं पे करंट आई होगा। आई और वी एल क्या करता है बेटा, लीड करता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, दिस इज जेड। और जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाँ सर, I इज इन सेम डायरेक्शन दैट इज इन R, मतलब अगर यहां पे I है बेटा, R और C की बात कर रहा हूं, यहां पे VR हो जाएगा, यहां पे VC हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा कि यहां पे बेटा जो Z क्यों लिख दिया, यहां पे V नेट आएगा, तो V नेट लिख लो या V रिजल्टेंट लिख लो। तो यहां पे भी बेटा, यहां पे भी जो V नेट आएगा, V नेट की वैल्यू दैट इज रूट टाइम्स ऑफ VR स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये वाले सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा बेटा कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू से अपन दूसरी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। हाँ? बड़ा बड़ा लेंगे, हाँ। तो यहां पे बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, तो जो बड़ा होगा दैट इज VL माइनस VC, तो बेटा ये ऊपर की तरफ नेट आ जाएगा। और अगर VC माइनस VL करेंगे तो ये कहां की तरफ आ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन कैसी दी गई है। हाँ, तो यहां से आप देख सकते हैं V है लीड बाय पाई बाय 2, यहां पे V लैग्स बाय पाई बाय 2, और यहां पे V की वैल्यू जो बड़ा होगा वहां जाएगा। इंपीडेंस की बात करें तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहां पे बेटा XC आ जाएगा, और यहां पे बेटा जो बड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी। इसका बेटा वेरिएशन ऑफ Z जरूर देखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे Z बढ़ेगा, यहां पे भी Z बढ़ेगा, यहां पे F बढ़ाने पे Z घटेगा फिर बढ़ेगा। ये वैल्यू एक बार ग्राफ की आप लोग अच्छे से याद करके चलना, ठीक है। अब तीनों का एक साथ बेटा मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, अब यहां पे बेटा RLC पैरेलल में तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। पैरेलल में ये सवाल क्यों भाई, के कह रहा है एंड गेम नीट का नहीं, एंड गेम स्टूडेंट का है। तो मैं लग रहा है यार कैसी बातें कर रहा हूं, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अपने माइंड साइकोलॉजी को चेंज करो, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके न्यूमेरिकल भी तो करने हैं ना। LCR की बात देखो, हम पैरेलल बेटा इन अ वेरी रेयर केस पढ़ते हैं। हम यूजुअली हमारे पास जो LCR होते हैं वो किस में होते हैं बेटा, सीरीज में होते हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ऊपर आ गया VL, नीचे आ गया VC। जो बड़ा होगा वहां आ जाएगा बेटा हमारे पास नेट। फॉर एग्जाम्पल पहले VL बड़ा है VC से, तो VL माइनस VC हो जाएगा। अगर यहां पे अगर बेटा रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस भी XL माइनस XC के बराबर हो। यहां पे अगर Z की बात की जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आता है।
क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे आप देख सकते हो अगर C बड़ा है तो बेटा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। नेट पोटेंशियल वी आर एक्सएल माइनस एक्ससी पहले के केस में, और यहीं से बेटा हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बेटा tan phi निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ सर। और इंपीडेंस में बेटा ट्राइंगल याद रखना कि ये फाई है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसमें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मुझे पावर फैक्टर पढ़ाना होगा ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos पाई की वैल्यू, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये cos फाई मेरे आगे काम आने वाला है, इसलिए इंपीडेंस ट्रायंगल में मैंने इस cos फाई की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। अब रेजोनेंस की कंडीशन कब हो जाती है बेटा, सर रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है जब एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एक्ससी के बराबर हो जाती है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और बताओ तुम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है कि नहीं खाया है? 11 बज गए, अब तक तो सूत लिया होगा, 2 बार खा लिया होगा यार तुम लोगों ने तो। हाँ? निकला, अब तक तो 2 बार सूत लिया होगा तुम लोग। बेटा रेजोनेंस की कंडीशन आपको सीरीज के लिए याद करनी है। यहां पे आप क्या करोगे, एक्सएल और एक्स की वैल्यू अगर बराबर हो जाएगी, या फिर ये कहूं कि दोनों पोटेंशियल अगर सेम है, तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आने वाली है ये दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। तो यहां पे बेटा जो हमारा करंट मिलने वाला है वो सिर्फ आर की डायरेक्शन में ही मिलने वाला है। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच में बेटा जो फेज डिफरेंस रहता है वो 0 आ जाता है, और z की वैल्यू जो रहती है, z की वैल्यू मिनिमम मिलती है, और वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है सर। करंट की वैल्यू रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम मिलती है। रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें एक्सएल एक्ससी के बराबर है। एफ की वैल्यू बेटा जो निकल के आती है ओमेगा की, पहले याद कर लो। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ एलसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप फ्रीक्वेंसी लिखनी है 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो ये अलग अलग कंडीशन है। आप बेटा यहां पे एक चीज ये और देख लेना, ये आपके इतने काम का नहीं है जितने काम का ये है। वेरिएशन ऑफ आई एंड एफ, एफ इंक्रीजेस एफ डिक्रीजेस। ठीक है, ये बेटा जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी उसके काम आ जाएगा, जहां पे डेल्टा एफ की वैल्यू, ये F1 है, ये F2 है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 माइनस F1 निकल। ठीक है। और यहां पे ब्रॉडकास्टिंग का जो फंडा है, यहां पे डेल्टा एफ दैट इज इक्वल्स टू बिट बैंडविड्थ की वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा, F2 माइनस F1। ये सेम चीज अगर ओमेगा के टर्म्स में दी गई हो तब भी कर सकते। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन साइकिल अपॉन मैक्सिमम लॉस पर साइकिल। क्वालिटी फैक्टर का भी बेटा फॉर्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जहां पे क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/i रूट टाइम्स ऑफ एलसी के बराबर है। बेटा ये क्यू बहुत कम आएगा, 1/r रूट टाइम्स ऑफ एल बाई सी के बराबर। ठीक है। और ये इसका क्या बन जाता है बेटा, ग्राफ बन जाता है क्वालिटी फैक्टर्स का। ठीक है। और इसी में बेटा ये शार्पनेस जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहती है, क्वालिटी फैक्टर रहती है। ठीक है। जितना शार्प बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, उसके क्वालिटी फैक्टर पे। बस 2 चीजें रह गई हैं, पावर इन एसी, और दूसरा क्या रह जाता है बेटा हमारे पास, दूसरा रह जाएगा हमारे पास एलसी सर्किट। ठीक है, क्योंकि उसमें एलसी ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं। यहां पे अगर पावर की बात करूं किसमें बेटा, एसी सर्किट के अंदर, द एवरेज पावर डिसिपिएशन इन एलसीआर सर्किट, जहां पे पी एवरेज बी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। तो अगर बेटा इसको मैं डिवाइड कर दूं, दैट इज बी नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2
इंटू कॉस फाइव के बराबर, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा वी आर एम एस, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आई आर एम एस, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा कॉस फाइव। तो यहाँ पे पी एवरेज की वैल्यू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव के बराबर होता है। क्लियर है? आप बस यही वाला फॉर्मूला बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही वाला फॉर्मूला आप याद करते हुए आगे चलना। क्लियर है? हाँ सर। और यहीं पे बेटा अगर पावर फैक्टर cos फाइव की वैल्यू पूछ लूं तो एवरेज पावर अपॉन आरएमएस पावर, या cos फाइव की वैल्यू तो बेटा ये ऑलरेडी बता चुका हूं, इंपीडेंस ट्राइंगल से जो आती है दैट इज इक्वल्स टू आर बाय जेड के बराबर होती है। क्लियर है? हाँ सर। अब एलसी ऑसिलेशन को ध्यान से देखो, और कुछ भी याद नहीं करना एलसी ऑसिलेशन में, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यहां पे ऑसिलेशन किस किस का हो रहा है। ऑसिलेशन चार्ज का हो रहा है, ऑसिलेशन एनर्जी का हो रहा है, और ऑसिलेशन किसका हो रहा है बेटा, चार्ज का हो रहा है। तो हाँ, चार्ज का ऑसिलेशन है, एनर्जी का ऑसिलेशन है, और किसका हो रहा है, एक तीसरी चीज भूल रहा हूं क्या, करंट का ऑसिलेशन तो नहीं बोलेंगे, चार्ज का ही ठीक है। कोई तीसरी चीज मिस हो रही है क्या? चार्ज 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 चार्ज, चार्ज किसी का तो है। चार्ज एनर्जी का आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ गया। ठीक है, ये तो भाई एनर्जी का ऑसिलेशन है, इन्हीं दोनों का है। और किस, अरे मोमेंटम का नहीं रे पगले, किस किस का है ऑसिलेशन? करंट का। यार करंट का तो, करंट का नहीं, करंट ऑसिलेशन इधर देख लो, अभी अभी देख लो ना। एक तो चार्ज बेटा ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास किसका ऑसिलेशन आ जाएगा, चार्ज, और एनर्जी, एनर्जी का ऑसिलेशन। तीसरी चीज और कोई भी थी या नहीं थी, या मिस? तीसरी चीज वोल्टेज नहीं, हाँ वोल्टेज नहीं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है नहीं। इलेक्ट्रिक, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एनर्जी लिख दी ना, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी वो एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी। एनर्जी का आगे, चार्ज का आगे, मेरे ख्याल से यही दो घूम रहे हैं, यही दो ऑसिलेट कर, ठीक है। हाँ, तो चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है और करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑसिलेशन, ये तो भाई ये तो भाई ने क्रांतिकारी ला दी, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का ऑसिलेशन हो रहा है। यहां पे बेटा टाइम पीरियड याद करना कि T/4, 3T/4, 5T/4, मतलब ऑड नंबर ऑफ T/4 में एनर्जी कंप्लीटली स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और वहीं पे T/8, 3T/8 मल्टीपल ऑफ T/8 में एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो इक्वली हो रही है L और C में, ठीक है। फेज डिफरेंस की बात हो गई, ठीक है, यही सब इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे सवाल आ चुके हैं किसके बेटा, एसी के। जल्दी से बताइए, ये एसी के सवाल जल्दी से करके बताइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फिर अपन बेटा ईएमडब्ल्यू शुरू करेंगे और फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले वाले का आंसर बताओ। पहले वाले का क्या आ रहा है बेटा, हर किसी का आ गया होगा। बी, अरे यार इधर उधर की बातें मत करो, पहले सवाल बताओ, सवाल बताओ, सवाल क्या है बेटा, बी कैसे आ रहा है? बी का जवाब कैसे आ रहा है? बी आ ही नहीं सकता है, हाँ ए आएगा ना बेटा। पावर परसेंटेज, यहां पे देखो
A voltage across a bulb is 220 volt. 100 watt drops by 2.25 its rated value. परसेंटेज चेंज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय द पावर डिक्रीज. पावर कितनी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, इतनी वैल्यू डिक्रीज हो गई तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है. तो डेल्टा पी बाय पी का परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 के बराबर. बेटा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2.5. 2.5 इंटू 2 तो आंसर कितना आ रहा है 5%. पता नहीं आप क्या बता रहे हो, यही तो करना था, इसमें कुछ अलग चीज थोड़ी करनी थी. हाँ अगला सवाल. A 70 millihenry inductor is connected to 220 volt and 50 hertz of AC supply. The RMS value of the current in the circuit. बेटा हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमारी RMS वैल्यू की RMS वैल्यू बतानी है. RMS वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो IRMS की वैल्यू V0 से कर दूंगा, पर यहां पे बेटा ये जो वैल्यू दी जाती है तो IRMS बराबर VRMS अपॉन रेजिस्टेंस. अगर बेटा सिर्फ इंडक्टर है तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्सएल की आ जाएगी. वैल्यू कितनी दी गई है, तो 220 दी गई है. एक्सएल की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर. तो 2 इंटू 3.14. बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है हमारे पास 50. एल की वैल्यू इज 17 मिली हेनरी 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 50 इंटू 2 दैट इज 100 और 100 और एक और 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 तिये 21 तो लगभग डिवाइड करना है तो बेटा लगभग सिमिलर टू 21 मतलब 22 के अप्रॉक्स मान सकता हूं ना. तो 22 से कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 10 एम्पियर. तो VRMS की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ऑप्शन नंबर 2. जल्दी से बताओ, नहीं आया क्या आप लोगों का बेटा, बेटा वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है. हाँ तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10 एम्पियर के बराबर आ जाएगी. इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, तो बताओ अगले सवाल की तरफ चले. अगला सवाल बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं इसलिए लिखा चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के बता रहा था तब तो ध्यान ही नहीं था. द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी. बेटा फेज चेंज है. RMS वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी RMS वैल्यू कितनी आएगी. क्लियर है, इन दोनों की RMS वैल्यू कितनी आएगी. तो यहां पे सर IRMS इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है ना, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर. ये वैल्यू आ जाएगी. बेटा आप चाहते हो कि निकाल के बताएं तो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन भी बता सकता हूं. यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस नहीं I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी होगा प्लस I1 प्लस 2I1 I2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी होगा. तो बेटा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0. 0 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0. साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इज 1/2. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इज 1/2. तो यहाँ पे I की वैल्यू जो आएगी दैट इज I अपॉन I0 स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 स्क्वायर बाय 2. तो बेटा आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. अब क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या बेटा ये वाला आपका आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा. बेटा ये वाला आपका आंसर आ जाएगा.
या नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, वैल्यू अलग है बेटा। ये वैल्यू अलग वाले को नीट में बड़ा इंटरेस्ट होता है पूछने का, तो आप लोगों को ये वाली चीज अच्छे से आनी चाहिए। क्या कह रहा है सवाल अगला, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, एन ऑल्टरनेटिंग करंट I बराबर 2 sin ओमेगा टी और 6 cos ओमेगा टी, द आरएमएस वैल्यू इन एम्पियर। आरएमएस वैल्यू बतानी है बेटा, किसके अंदर बतानी है हमें? एम्पियर के अंदर बतानी है। सेम वैल्यू है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो वैल्यू सही आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है? IRMS निकालना है। तो यहां पे बेटा इन दोनों के बीच में जो फेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? पर इन दोनों के बीच में अगर फेस की वैल्यू देखो तो π/2, तो I बराबर अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, मतलब तो I की वैल्यू जो आ रही है बेटा IRMS, हमें कौन सी चाहिए? IRMS करंट वैल्यू इन एम्पियर। ये अंडर रूट ऑफ 40 आ जाएगा। 40 को क्या लिख सकते हो बेटा? 20 से क्या बाहर आएगा भाई? 40 को क्या लिख सकते हैं? 20√2, हाँ 2√10, 2√10 होल स्क्वायर करो जरा, तो ये 10 आया, 4 आया, सही है 2√10। अब यहां पे बेटा IRMS की वैल्यू I0/√2, ये वैल्यू किसकी आ गई? ये तो I0 की आ गई ना। IRMS बराबर I0/√2, तो ये √2 से ऊपर क्या आ जाएगा? रूट, ये रूट कुछ गड़बड़ कर दी। मैक्सिमम वैल्यू तो 40 ही आ रही है ना, ए होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 40। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2√10 लिख सकते हैं। I0 कितना आ जाएगा? 2√10 ही तो आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 40 आ जाएगा। तो यहां से IRMS इक्वल्स टू, क्या मिस कर रहा हूं भाई? RMS करंट दिया गया है ऑल्टरनेटिंग करंट I0। इससे पहले वाला रॉन्ग कह रहे हो क्या? इससे पहले वाला तो बेटा बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, चलो देखते हैं। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, IRMS दैट इज इक्वल्स टू I0/√2 लिख लो। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा। दैट इज रूट टाइम्स ऑफ 40/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट टाइम्स ऑफ 20। 20 को क्या लिख सकते? 20 को 2√10 का होल स्क्वायर, तो ये तो 40 आ जाएगा। √2 इंटू √2 2, 10 का स्क्वायर 100। यार इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? 2√5 ये वाला हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू √20। हाँ बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 4/√2 से ज्यादा बेटर है। ये वाला सवाल करके बताओ, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है ना, क्या वैल्यू आ रही है बेटा? इसमें आंसर लाना ही थोड़ा, वैल्यू मतलब रूट्स में थोड़ा देखना आना चाहिए। ये 110 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, 110 माइनस 60 कर दो। पोटेंशियल में डायरेक्ट वी नेट निकाल लेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे वी नेट की वैल्यू अगर मैं बात करूं दैट इज अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? 30 का स्क्वायर और 110 में से, अच्छा ये है ना वैल्यू बेटा, इसमें देखना ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। 310 में से 30 चले गए तो 80, तो रूट ऑफ 80 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर 3600, ये 6400 दोनों करेंगे तो वी नेट की वैल्यू यहां पे तो 100 ही आ जाएगी। हाँ सर, हमें आरएमएस वोल्टेज चाहिए, तो आरएमएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी आरएमएस
दैट इज इक्वल्स टू V0/√2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय √2। 100 दैट इज 50। बेटा क्या 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2। ये √2 से क्या ऊपर आ गया रूट, तो 50 इंटू √2 1.732 50 करेंगे बेटा 70 कुछ आ जाएगा 70.7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या बेटा ये वाली वैल्यू भी करेक्ट है आपकी? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द मिनिमम टाइम बाय द करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू। बेटा टी मिनिमम की वैल्यू पता करनी है जिससे कि वो मैक्सिमम टाइम में रीच कर ले। ये काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है। सॉल्व करके बताइए। क्या बेटा पी के वैल्यू की बात कर रहा है? ठीक है, तो मैं करंट को ऐसे ले लूं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन या कॉस ले लेता हूं, पाई बाय मैक्सिमम वैल्यू है ना, किसी पे भी खेल सकते हैं। साइन पे खेलना है साइन पे खेल लो, कॉस पे खेलना है कॉस पे खेल लो, दोनों की वैल्यू जो आने वाली है एग्जैक्टली सेम। आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। हाँ सर ठीक है। आई की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट बाय √2, पी की वैल्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट से आई नॉट 1/√2 दैट कब आ जाएगा कॉस की वैल्यू π/4 और यहां पे आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी के बराबर। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी 50 दी गई है, पाई से पाई चला गया, टी की वैल्यू 1/4 एफ दैट इज इक्वल्स टू 50। हाँ सर और कुछ तो नहीं रह गया ना, टी इक्वल्स टू 1/4 5 या 20 हर्ट्स, तो 1/2.5 आना चाहिए। बेटा क्या वैल्यू आ रही है यार, ये मिस हो गया बेटा, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा यहां 8 आएगा, यहां पे 4 2 जा 8 इंटू 50 होगा, तो t इक्वल्स टू 1/8 5 जा 400 400 दैट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻³ क्या बेटा ये वैल्यू आ गई है? जल्दी से ये वाला भी और बता दो क्या आंसर आ जाएगा इसका। A 100 watt bulb is connected to an AC source of, ये पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ बल्ब। बेटा करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है सर। ये तो आराम से P इक्वल्स टू VI से निकल के आ जाएगा। करंट निकालना है तो पावर कितना दिया गया है बेटा, कितने वॉट का है 100 वॉट का है, पोटेंशियल कितना है 220, तो वैल्यू कितनी आ रही है 5/11। बेटा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जल्दी से, अगला सवाल जल्दी से। सवाल कह रहा है बेटा आ साइनोसॉइडल AC करंट फ्लोइंग थ्रू एन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, इट्स पीक वैल्यू इज 2 एम्पियर थ्रू अ रजिस्टर, द पावर डिसिपेटेड, क्या वैल्यू आ रही है? पावर डिसिपेटेड की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला बेटा, रेजिस्टेंस दिया गया करंट दिया गया है, पावर का फॉर्मूला क्या IRMS का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। हाँ सर। तो अगर यहां पे आप ध्यान से देखो और ज्यादा ध्यान से देखो तो PRMS का स्क्वायर इनटू R के बराबर, ठीक है। तो IRMS चाहिए तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा I0/√2। करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा √2, √2 का स्क्वायर इज 2, रेजिस्टेंस इज 10, आंसर इज 20। बेटा ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा B वो करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बता दो। हाँ सर।
बेटा एक ये वाला सवाल करके बताइए। ये सवाल कह रहा है बेटा वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी इज गिवन बाय V इक्वल्स टू, बेटा ये इक्वेशन दी गई है साइन में, V इक्वल्स टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 6। हाँ सर, करंट की बेटा जो इक्वेशन दी गई है I दैट इज इक्वल्स टू 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6, ये वैल्यू दी गई है। बेटा फेज डिफरेंस अगर इसमें निकालना है तो डेल्टा फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस को माइनस करो, फाई 2 माइनस फाई 1 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6 माइनस बेटा 100 है ये, हंड्रेड पाई टी प्लस पाई बाय 6, ये बेटा फाई 2 माइनस फाई 1 तो 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। इससे ये चला गया, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 6, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा पाई बाय 3, दैट मींस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। अब फेज किसका ज्यादा है किसका कम है जरा ये बताओ, 60 डिग्री तो आ गया ना। हाँ सर, तो यहां पे प्लस पाई बाय 6 है, यहां पे माइनस पाई बाय 6 है, जो प्लस है वो आगे चल रहा होगा, दैट मींस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बेटा थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा ये वाला सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर है तो मैं आपको आगे ले चलूं। बेटा इतना समझ में आ रहा है, जितने सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। भाई बच गया, बंद हो जाता। इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या बेटा एसी वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्या हम आगे चल सकते हैं? जल्दी से ये बताओ, अगर एसी वाली बात बेटा आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है तो क्या हम EMW दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हम शुरू कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हम शुरू कर सकते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। एक बार ये सवाल और कर दो जाते जाते, एक बार ये सवाल और कर दो, एक बार ये सवाल और करवा दो। एंड ट्रांसफॉर्मर ऑफ इंडक्टेंस L and कैपेसिटेंस C and a resistance R are connected in series, source of a potential V as shown in the figure। ठीक है, पोटेंशियल दिया है LCR का, respectively the amplitude of the current flowing is 10√2 ampere, the impedance Z की वैल्यू पूछ रहा है बेटा कि यहां पे Z की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो, इंपीडेंस Z की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? पोटेंशियल से अपन निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आ रही है? डी ऑप्शन पक्का? देखो क्या बेटा यहां से मुझे जो वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं ना, कि पहले नेट पोटेंशियल निकाल लेता हूं, दैट मींस VRMS की वैल्यू निकाल लेता हूं। तीनों दिया गया है, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेटा ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो VRMS की वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट आ जाएगा। VRMS है, ऐसी अगर मैं RMS निकाल लूं IRMS, तो IRMS की वैल्यू कितनी है 10√2, ये P की वैल्यू है, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोला है ना, 10√2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा 10 एम्पियर, ये आ गया 10 वोल्ट। अब Z की वैल्यू जो रहती है बेटा वो मैंने आपको सिखाया रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। तो ये वैल्यू बेटा 50/10, तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 50 ओम के बराबर। तो ये 50 कह रहा हूं 5 ओम। बेटा ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या ये वाला सवाल भी क्लियर है बेटा आप लोगों को, या ये सवाल नहीं आया समझ में? ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये वाली बात तो अच्छे से समझ में आ गई है। अब
यहां से बेटा अगली स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या क्या हो गया हमारा भाई, जल्दी से बता दो। AMW बहुत छोटा होता है भाई, इसमें तो ब्रेक मांग भी मत लेना। AMW शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ये तो पता ही है ना। हाँ, और अगला अगला बेटा यहां पे जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा सर? AMW तो बहुत छोटा है। AMW के साथ ही साथ AMW के साथ ही साथ अपन आपको क्या करवा देंगे बेटा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा मेन टारगेट है यार। ऑप्टिक्स कर लिया उसके बाद आप ये समझ लोगे कुछ रह ही नहीं गया। जल्दी से बताओ, शुरू करें बेटा। AMW तो बहुत छोटा है यार, इसके लिए क्या ब्रेक मांग रहे हो? ठीक है, हाँ। तो यहां से बेटा अपन शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा सा है, उसी के साथ में ऑप्टिक्स भी ऐड कर लूं, क्योंकि जब मैं ऑप्टिक्स ऐड कर रहा हूंगा उस टाइम पे मुझे लगता है आप लोग फैलने वाले हो। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के साथ मजाक नहीं, ठीक है। हाँ, ऑप्टिक्स के बाद बेटा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के बाद आपका क्या चलने लगेगा? सर वेव ऑप्टिक्स के बाद हमारा शुरू हो जाएगा, ये दिया हुआ है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उससे पहले बेटा आपको क्या पढ़ना है सर? उसके बाद बहुत छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरू करें बेटा अपन लोग, थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए और उससे पहले आपसे बातचीत कर ली जाए। ये चेंज करना है क्या? ये है? हाँ, हाँ इसको जल्दी से बताओ, शुरू करें बच्चों? हाँ सर बेटा, ब्रेक बस ये वाले दो टॉपिक, और इन दो टॉपिक के बाद अपन बढ़िया लंबा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी आगे की कहानी करेंगे। हाँ, बारह घंटे। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार नमस्कार, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी फिर देगी दस्तक, और ये बेटा एक ट्रांजिशन चैप्टर है। ट्रांजिशन चैप्टर इसलिए है कि यहां से बेटा आप चीजों को पढ़ करके वेव नेचर बेटा किसी पार्टिकल का समझने वाले हो, और यहां से जो वेव नेचर आपका आगे जाने वाला है वो आपको मदद करेगा आपके रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। तो जल्दी से जाग जाओ सर, दिमाग थक गया है, कुछ भी नहीं थका है। अभी डॉक्टर बन जाओगे तो आपको कई दिनों तक यार बिना सोए काम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तब ये दिमाग से ये ब्रेक जैसी चीज का जो वहम आप पाल करके रखे हो, दैट विल सून चेंज। ठीक है, ये तो अभी आपके पास ऑप्शन है ना ब्रेक का, अगर ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं होते तो आप शायद लेते भी नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज मत करो, एक बार जो चीज शुरू कर लेते हो उसको खत्म करके ही तसल्ली लो। सच बता रहा हूं, ठीक है, एक बार जो चीज शुरू कर लेते हो उसे खत्म करना। मैं सही बता रहा हूं, अभी आप मान ही नहीं रहे हो। अभी हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि कल या परसों, परसों, हाँ परसों है ना, 3 तारीख, 3 तारीख को मेरे पैर के स्टिचेस कटेंगे। तो आपके सामने बढ़िया से मुस्कुराते हुए सारी चीजें करते हुए अपन पढ़ रहे हैं, और ये सब चीजें चलती रहती हैं यार मैटर नहीं करता। आप ये बस दिमाग से निकाल दो, दर्द, पेन, दुख, पीड़ा। अभी जो करना है उस पर फोकस करो। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको
EMW प्लस रे ऑप्टिक्स, ये दोनों चीजें साथ में ही करनी है। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्या करनी है आपको? साथ में ही करनी है। और ये करने के बाद अपन ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट का, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेटा लेक्चर एक्सटेंड हो। आप कोई भी टॉपिक पे जाइए, मैं जस्टिफाइड फील करूंगा कि यार हर एक चैप्टर में मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का मैंने वो भी दिया है, और मैंने हर एक चैप्टर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। दोनों चीजें कराते हुए जा रहा हूं इन अ गिवन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो कम से कम कि टाइम एक्सटेंड कर लिया वो ब्रेक पे ब्लेम नहीं जाएगा, ठीक है? आप ये सोचो, अभी तक अगर अपन 2 ब्रेक ले रहे होते आधे आधे घंटे के, तो 1 घंटे अपन ऑलरेडी पीछे होते, टाइम 1 घंटे आगे होता, कंटेंट 1 घंटे पीछे होता। थोड़ा तो सोचो कि अगर अपन 2 ब्रेक भी ले लेते ना, तो अपना जो कंटेंट होता वो 1 घंटे पीछे होता और टाइम जो होता वो 1 घंटे आगे होता। अभी अपन कंटेंट में भी 1 घंटे आगे हैं और टाइम में 1 घंटे पीछे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? EMW बोलते हैं, ठीक है सर? अब सबसे पहले बेटा हमारे पास जो पार्टिकल है, हमारे पास जो लाइट है, उसके पास कैसे नेचर है? वेव नेचर है। हमें यहां पे समझ में आता है कि लाइट जो ट्रैवल करती है, दैट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट propagation of light is perpendicular to electric field as well as magnetic field। एक बच्चे ने माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, तो मैं फिर से माइटोकॉन्ड्रिया बोलने वाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। और ये जो वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, उसकी भी क्या है? 90 डिग्री। So the electromagnetic wave consists of a sinusoidal time varying electric field and magnetic field acting at right angle to each other, ठीक है? right angle to the direction of propagation। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल पे है, और ये जो इसका प्रोपोगेशन है उससे भी ये जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का है, ठीक है सर? अब यहां पे बेटा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो आपको रट लेने हैं। दिस इज मोर ओवर थियोरेटिकल चैप्टर, ठीक है? हाँ सर। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बेटा कैपेसिटर के बीच में ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होती है ना, इसके बीच में गैप होता है। यहां पे जो करंट फ्लो होता है उस करंट को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां पे हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, जहां पे हम बोलते हैं आई ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये होती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये होती है, वेयर ID इज इक्वल टू E नॉट पाई अपॉन dt। और यहां पे बेटा B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट IC अपॉन एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt के बराबर होता है। क्लियर है? जहां पे IC क्या होता है बेटा? करंट इन कंडक्टर, और ये जो पार्ट होता है ना, इसको अपन ID भी बोलते हैं। दैट ID इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है सर? अब इसी में बेटा यहां पे अपन को जो मैक्सवेल इक्वेशन आती है, सबसे पहले बेटा वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है बेटा वो B डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। अगला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF इज इक्वल्स टू, इसके बराबर आ जाएगा बेटा फाई E डॉट dl के बराबर आ जाएगा, और यही वैल्यू माइनस dB फाई बाई dt के बराबर हो जाएगा, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। मैक्सवेल इक्वेशन की बात की जाए तो मैंने बेटा ये बता ही दिया, दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट IC एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? इनकी वैल्यूज आ जाती है। अब यहीं पे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। देखो, जो चीज नहीं है उसके पीछे मत भागो। आपको सिंपल जो मैं बता रहा हूं ना, कि यहां पे d2e अपॉन dx स्क्वायर की जो इक्वेशन आती है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2e अपॉन dt स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की जो इक्वेशन आती है, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू d2b अपॉन dt स्क्वायर।
और यहां पे बेटा स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। ठीक है, हाँ सर। यहां पे बेटा हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हैंस बेटा ये दोनों वेव कैसी होती हैं, आपके पास दो वेव्स होती हैं, एक वेव होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पे बेटा ये जो परपेंडिकुलर है, E is perpendicular to the direction of propagation बेटा velocity, E is perpendicular to V और E is also perpendicular to V के बराबर होता है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड E वेक्टर B वेक्टर इन एन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे बेटा E बाय B की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, C के बराबर होती है। यहां पे बेटा पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे S वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ E क्रॉस B के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यहां पे बेटा फिर से हमारे पास इसी पॉइंटिंग वेक्टर को ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज द मोमेंटम, जहां पे एक्सर्टेड प्रेशर को हम P बोलते हैं। अगर बेटा ये पॉइंटिंग वेक्टर एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट मींस टकरा के वापस नहीं आएगा, वहां पे P की वैल्यू S बाय C के बराबर होती है, और जहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा वहां पे P की वैल्यू 2S बाय C के बराबर होती है। और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। Pm sin kx माइनस ओमेगा टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से ही बताओ। हाँ सर, ये वाली बात तो क्लियर है। अब यहीं पे बेटा अगर मैं एस एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बेटा एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालूं, तो एस एवरेज इज इक्वल्स टू EM BM बाय 2 म्यू नॉट। बेटा इसकी वैल्यू BM की अगर चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करोगे तो E स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और इसी को अगर E को चेंज कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा BM स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये चेंज करने के ऊपर है, आप ये दोनों के टर्म्स में बेटा ये वैल्यू आप लोग याद करेंगे। इसमें सारा का सारा पार्ट आपके थ्योरेटिकल पार्ट होता है। क्लियर है? हाँ सर। यहां पे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज किस तरीके से, जैसे एक्सरे है बेटा, किसने फाइंड आउट करी है, ठीक है, किसका डिके होता है, न्यूक्लियर का डिके होता है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी एनर्जी, और कहां ये इस्तेमाल होता है, हाई पेनिट्रेशन, लो पेनिट्रेशन, और यहां से क्या स्ट्रक्चर में यूज होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। तो क्या बेटा ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो मैं लिख करके आया हूं, ये एक बार आप पढ़ लोगे, या कहीं ना कहीं इनके वेवलेंथ के रिलेशनशिप आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये बता दो जल्दी से ही बताओ। क्या बेटा ये करवाने की जरूरत है, या आप समझ जाओगे कि ये एक्सरे जो है कहां मिलते हैं बेटा? एक्सरे का तो खैर पूरा टॉपिक ही हमें एटम में पढ़ना है। इसकी वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻12 से 9 × 10⁻9 होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी बेटा एनर्जी कितनी होती है, लो पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेशन होता है, और कहां ये इस्तेमाल होता है, ये आप कर लेंगे बेटा। जल्दी से बताओ बेटा, इतना कर लेंगे? हाँ सर। तो ये बेटा सारा है, ये यूवी रेज आ जाती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से मिलती है बेटा, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, वेवलेंथ, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी एनर्जी। बेटा पर्पस क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम कहां आता है, टू डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन, राइटिंग एंड सिग्नेचर में काम आता है। ये बेटा विजिबल रेंज आ जाएगी, यहां से ये वॉयलेट विबग्योर का पूरी रेंज आ गई, ये उसकी वेवलेंथ आ गई, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये उसका एनर्जी लेवल आ गया। इंसान को देखने के काम आता है, क्यों? क्योंकि सुंदर सुंदर चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब सेम बेटा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और यहां पे आ जाएगा बेटा रेडियो वेव। लास्ट यहां तक करना, इसको करने की जरूरत नहीं है, लास्ट इज रेडियो वेव, यहीं तक करने की आपको जरूरत है। क्लियर है? अब जल्दी से ये बताओ, क्या बेटा EMW के हम क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था ये काफी
छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से बताओ। EMW के क्या बेटा क्वेश्चंस कर ले। पहला सवाल का आंसर बताओ क्या आ रहा है। अरे आपको लिखवाया था मैंने, कौन सा इसमें से फॉर्मूला करेक्ट है। नॉट वैलिड बताना है बेटा यहां पे। Which of the following Maxwell equation is valid for time varying but not valid condition for static condition? रुकी हुई कंडीशन के लिए बेटा वैलिड नहीं है, इनमें से कौन सा। इसमें से बेटा ये वाला कंडीशन नहीं है, ये जो वैलिड है दैट इज वैलिड इन मूविंग कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में बेटा ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सॉल्व एम्बिक्विटली इन। डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी कहां बताई गई है या किसने बताई गई है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात जो हुई है बेटा दैट इज इन दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, गॉस लॉ नहीं है, फैराडे नहीं है, क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्या ये वाली बात भी क्लियर है बेटा। अगला सवाल, द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इन एन एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में बेटा वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आ रही है बेटा। वेवलेंथ बतानी है, c = f लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू c दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 4 × 5 × 10⁻14। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 पर आएगा तो बेटा कुछ 6000 में ही वैल्यू आएगी क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से ये बताओ बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा, अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताओ। इसमें से एक क्वेश्चन करवाता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से निकाल के बताओ। A new system of unit is involved in the value of mu naught and epsilon naught are 2 and 3. Then the speed of light in a given system. बेटा speed of light बतानी है, तो v = रूट टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता। तो v की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन रूट टाइम्स ऑफ म्यू नॉट जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 2, एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू दी गई है 8। तो ये हो जाएगी 1/16 रूट में 1/4, 1/4 दैट मीन 0.2। क्या बेटा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, ए जो रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी सर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। क्या वैल्यू आ रही है, in a plane of electromagnetic wave frequency 20 megahertz, मतलब that means 20 × 10⁶, travels through a space of x direction. If the electric field vector at certain point is given by 6, what is the magnetic field? तो c की वैल्यू E0/B0, B0 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू E0/c के बराबर। E0 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी ये दी गई है 6 वोल्ट और डिवाइडेड बाय
सी दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे ये 2 बार चला गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9। बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्या ये वैल्यू निकाल लेंगे बेटा अपन लोग? जल्दी से बताओ। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल बेटा इक्वेशन का जल्दी से निकाल के बताइए। Then electric field for an electromagnetic wave in a free space is given by 30 I कुछ भी नहीं है बेटा ये। थर्टी cos kx 5 into 10 to the power 8t magnitude of wave vector k is k की वैल्यू बतानी है बेटा। k की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ EMW इन, ठीक है, स्पीड दी गई है, इससे तो वैल्यू निकाल ही लोगे बेटा, इससे तो वैल्यू हम लोग निकाल ही लेंगे। हाँ सर, क्योंकि अगर स्पीड की वैल्यू की बात करें v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है। हाँ सर, तो k की वैल्यू ओमेगा बाई v। ओमेगा बेटा जो t के साथ फैक्टर आता है वो तो ओमेगा होता है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 8। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे ये चला गया, 3 से ये बेटा कैंसल आउट होगा तो 1.2, हाँ 1.66 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा सी जो रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ये वैल्यू आ गई है। अगले क्वेश्चन को करके बताओ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, जहां पे x की वैल्यू 1 दी गई है, टाइम 10 सेकेंड दिया गया है। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये रिपीट हो गया क्या सेम क्वेश्चन? हाँ बेटा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं इसको हटा देना चाहता हूं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बेटा ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर 6, ये पावर 6। अब सॉल्व करिए बेटा, ये 10 की पावर 6 है, टेन की पावर 6 है। क्या वैल्यू आ रही है? एन इलेक्ट्रॉनिक बीम इज अलाउड टू पास नॉर्मली थ्रू अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस, बहुत छोटी वैल्यू दी गई है। द बीम सफर नो डिफ्लेक्शन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बतानी है, जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आ रही है। वेलोसिटी बेटा सिंपल सिंपल, c इक्वल्स टू पैर हम नीचे से करंट मार रहे हैं आपका कोई भयंकर ऑपरेशन फंस जाएगा ना किसी दिन डॉक्टर बनने के बाद, तो आप शायद घड़ी की तरफ नहीं देखोगे, उस इंसान को बचाने की तरफ देखोगे। ठीक है, हाँ E की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? E बाय बी के बराबर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3000 डिवाइडेड बाय दिस। हाँ एटलीस्ट मैं तो यही मानूंगा, ठीक है यार। और आप मेहनत करना कहीं दूसरों से थोड़ी सीखते हो, आप अपने एनवायरमेंट से ही तो मेहनत करना सीखते हो। ये पॉइंट हटाया, 10 की पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर -4, 4 से ये कितना चला जाएगा? अच्छा पॉइंट का ही खेल है ना, 4 से ये कितनी बार चला जाएगा बेटा? ये 7 बार, 7 चौके 28, 2 75, ये 0 और ये 10 टू द पावर 4, 4 और 1 5, एक और पॉइंट लगा दोगे इधर तो 6 हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। ए आ रहा है क्या? हाँ बेटा पॉइंट को आपको सही से खेलना है बस, जल्दी से बताओ। नहीं 10 टू द पावर 8 कैसे आएगा?
बेटा 8 थोड़ी आएगा, ये पॉइंट हटा तो 10⁴, ये 30, 28 से गया 1 0, 28 से गया 2, 20, 20 कितने से गया 5, तो 2570। अब पॉइंट डेसिमल, तो एक पॉइंट यहां लगाया तो यहां पे 6 आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। हाँ +4, वो तो चेंज कर दिया था बेटा।